हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 की बुक का यूनिट नंबर 1 और इसका टाइटल है द ओपन विंडो। ये स्टोरी है H.H. मुनरो द्वारा लिखी गई एंड इट्स अ वेरी फनी ह्यूमरस काइंड ऑफ अ स्टोरी। लेट्स नो अ लिटिल अबाउट द पोएट। तो H.H. मुनरो यानी हेक्टर ह्यू मुनरो ब्रिटिश बर्मा में पैदा हुए, जिन्होंने अपना करियर जर्नलिस्ट के तौर पर शुरू किया और इन्होंने सटायर बेस्ड सीरीज़ लिखी एलिस इन वंडरलैंड के कैरेक्टर्स के ऊपर। इन्होंने सोसाइटी अपने राइट अप के थ्रू सोसाइटी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। शॉर्ट स्टोरीज़ के अलावा इन्होंने एक फुल लेंथ प्ले, 2 1 एक्ट प्ले लिखे और फ्यूचर जर्मन इन्वेजन और ऑक्यूपेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में भी कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी। आइए देखते हैं अपनी ये लेसन, अपनी ये स्टोरी विच इज़ कॉल्ड द ओपन विंडो। ओपन विंडो भी मिसचिफ बेस्ड स्टोरी है, जहाँ पर एक लड़की एक आदमी पर एक प्रैक्टिकल जोक अप्लाई करती है और किस प्रकार वो जल्द से जल्द कहानियाँ बुनकर एक नई कहानी सबके सामने प्रेजेंट कर देती है। आइए देखते हैं इस लेसन में। तो गाइज, दिस इज हाउ द लेसन स्टार्ट्स। A practical joke is a harmless prank played on someone to confuse the person or cause him or her some embarrassment. Practical joke एक तरह से harmless prank है, एक ऐसी prank करना है किसी दूसरे पर जो कि उस person को, उस व्यक्ति को confuse कर दे और उसे थोड़ी शर्म आने लगे। लेकिन ये harmless होती है, इससे उनका ज़्यादा कुछ खास नुकसान नहीं होता। इंटेंशन होती है मज़ा लेना, लेकिन किसी दूसरे का तो डेफिनेटली एक नुकसान होता ही है, बट इट्स नॉट दैट हार्मफुल। आइए शुरू करते हैं इस लेसन से। एंड द स्टोरी स्टार्ट्स विद वेरा। वेरा इस कहानी की एक तरह से आप कह सकते हैं मुख्य कैरेक्टर हैं, जिनके कारण ही कहानी में एक प्रैक्टिकल जोक अदा किया गया कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर पर, जिनका नाम है मिस्टर फ्रैम्पटन नटल। तो आइए शुरू करते हैं टेक्स्ट। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटल, said a very self-assured young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. तो वेरा आती है और कहती है, मेरी आंटी यानी मेरी चाची अभी नीचे आने ही वाली हैं। प्रेजेंटली मतलब अभी आने वाली हैं, बस आ ही जाएंगी मिस्टर नटल। उस लड़की ने बहुत ही आत्मविश्वासी अंदाज में कहा। यंग लेडी, वो एक एडोलेसेंट लड़की थी, करीब 15 साल की, और तब तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। यू मस्ट ट्राई, आपको मुझसे बात करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। फ्रैम्पटन नटल tried to say the correct something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. फ्रैम्पटन नटल ने कोशिश की कि मैं कुछ कहूँ इस बात पर जिससे ये जो नीस है, नीस यानी कि उनकी भतीजी है, वो उसे कुछ फ्लैटर कर दे, अप्रिशिएट कर दे, उसे थोड़ी चापलूसी उसकी करना चाहते थे, ताकि इस वक्त की जो नीस ऑफ द मोमेंट यानी इस वक्त जो था, मेरा सारा एंटरटेनमेंट, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इस लेडी पर डिपेंड करती थी। तो मैं इस वक्त इसी को इतनी इम्पोर्टेंस देना चाहता था, बिना अनदेखा किए उसकी आंटी को, जिससे मैं एक्चुअली मिलने के लिए आया था और जो शॉर्टली नीचे उतरकर आने वाली थी। प्राइवेटली मतलब अंदरूनी, अंदर ही अंदर उसके अंदर भी कुछ चल रहा था। He doubted whether meeting total strangers would really help in the nerve cure which he was supposed to be undergoing. और अंदर ही अंदर वो फील कर रहा था कि ऐसा होगा, सचमुच होगा कि अगर इन मैं स्ट्रेंजर से मिलूँगा तो क्या मेरा सच में कुछ बीमारी जो मुझे हो गई है वो बीमारी का क्योर मिल पाएगा या नहीं। सो ही वॉज डाउटफुल वेदर द ट्रीटमेंट और द प्रॉब्लम दैट ही वॉज अंडरगोइंग वुड एक्चुअली बी सॉल्व्ड और नॉट। तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को एक नर्व डिसऑर्डर था, एक तंत्रिका की बीमारी थी, जिसके लिए उन्हें टोटल स्ट्रेंजर्स के पास जाकर मिलना था। बेसिकली उन्हें एक रूरल एरिया में जाना था, एक गांव के एरिया में जाना था, और उनकी बहन ने उनको कुछ ऐसे लेटर्स दे दिए थे ताकि एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देकर
वो अपनी तंत्रिकाओं को, अपने नर्व्स को काम डाउन कर सकें, काफ़ी शांत कर सकें। तो इसीलिए इसी पर्पस से वो यहाँ पर आए थे और अब आज उन्हें मिलना था इस लड़की की आंट से, और क्योंकि वो नहीं आई थी, यही लड़की उनसे बातचीत कर रही थी। वो डाउट कर रहे थे, उन्हें शक हो रहा था क्या सचमुच इस जगह पर आना मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। अंदर ही अंदर उनके मन में कुछ बातें चल रही थी जो कि उनकी बहन ने कही थी। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड, मुझे पता है कैसा होगा, उनकी बहन ने कहा था। व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट, तो इस गांव के एरिया में वो आ रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। तुम वहाँ पर अपने आप को बैरी कर लोगे, एक तरह से तुम मुर्दे की तरह बन जाओगे, एक तरह से अपने आप को कहीं भी नहीं लेकर जाओगे, किसी से कोई बात नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ लेटर्स दे रही हूँ, ये लोगों को देना, और ताकि लोग तुम्हारे नए नए दोस्त बन सकें और तुम्हारी नर्व्स को भी थोड़ा अच्छा फील हो और तुम्हारे कनेक्शंस बिल्ड हो और तुम खुश रहो। तो उनकी बहन को अच्छे से मालूम था कि फ्रैम्पटन नटल की क्या आदत थी। उन्होंने कह दिया था कि तुम अब बस वहाँ पर जाओगे, अपने आप को एक तरह से बैरी कर लोगे, किसी से कोई बात नहीं करोगे, किसी जिंदा जीव से, किसी लिविंग सोल से कोई बात नहीं करोगे, एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम योर आइसोलेशन। और तुम्हारी इसी अकेले रहने के कारण तुम्हारी नर्व्स जो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं वो और भी ज़्यादा बुरी हो जाएंगी। तो मैं एक काम करती हूँ, आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर, सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस। तो हो सकता है उनकी बहन यहाँ पर रहती हों और वो कुछ लोगों को जानती हों, और उन्हीं लोगों के लिए उन्होंने कुछ लेटर्स लिख कर दिए थे ताकि उन लेटर्स के माध्यम से मिस्टर फ्रैम्पटन नटल उन लोगों से भी जान पहचान बढ़ा पाएँ और अपनी जो नर्व डिसऑर्डर था उसको भी क्योर कर पाएँ। फ्रैम्पटन के दिमाग में, उनके दिल में यही सब बातें चल रही थी। Frampton wondered whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. तो फ्रैम्पटन सोच ही रहे थे, वंडर करना मतलब सोचना, कि क्या सचमुच मिसेस सैपल्टन, तो उनकी आंट जो थी, वेरा की जो आंट थी, अभी तक एक्चुअली वेरा का नाम आया नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वेरा होता है उसका नाम, आई एम श्योर आप लोगों को भी पता है। तो मिसेस सैपल्टन जो थी वो आंट थी जहाँ पर वो आए थे उनसे मिलने के लिए और एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देने वाले थे। तो मतलब उनको लग रहा था कि क्या ये सचमुच में फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, क्या ये सही होगा उनसे मिलना या नहीं होगा। सो ही वाज जस्ट डाउटफुल अबाउट ऑल दिस। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर। अब नीस ने देखा कि ये बंदा शांत बैठा है तो उसने एक और सवाल पूछा, क्या आपको यहाँ पर का कुछ लोग आप जानते हो कुछ लोगों को यहाँ पर। When she judged that they had sufficient silence, तो उसने जब देख लिया, उसको जब पता चल गया, जज करना मतलब जब उसने भांप लिया, उसे पता चल गया कि अब इन लोगों के बीच काफ़ी साइलेंस हो चुका है, पर्याप्त शांति है, तो उसने एक और सवाल पूछा। तो फ्रैम्पटन ने जवाब दिया, हार्डली अ सोल, मैं तो यहाँ पर किसी को भी ऑलमोस्ट नहीं ही जानता। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर एट द रेक्ट्री यू नो सम 4 years ago and she gave me letters of introduction to some of the people here. तो उसने अब बताया कि मेरी बहन यहाँ पर करीब 4 साल पहले रेक्ट्री में रहती थी, रेक्टर के घर पे रहती थी, जहाँ पर प्रीस्ट लोग, पुजारी लोग रहते हैं, कुछ 4 साल पहले, और उसने मुझे ये परिचय पत्र दिए जिन लोगों को वो जानती थी। He made the last statement in a tone of distinct regret. ये जो लास्ट स्टेटमेंट थी उसकी, जो कि कहा गया कि शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम पीपल हेयर, उसे कुछ अच्छा नहीं लगा और वो शायद मिलना नहीं चाहता था बाकी लोगों से। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, इसका मतलब आपको मेरी आंटी के बारे में तो शायद कुछ भी नहीं मालूम। उसने अपनी बात को और प्रूव करते हुए, अपनी बात को और ज़्यादा स्ट्रेस करने के लिए, एक तरह से उसको परस्यू करने के लिए कहा, ताकि वो आगे की बात बुन सके, आगे की बात कर सके मिस्टर फ्रैम्पटन नटल से। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, और फ्रैम्पटन ने एडमिट किया कि मैं सिर्फ उनका नाम और पता ही जानता हूँ। ही वॉज वंडरिंग, और वो सोच रहे थे कि क्या
मिसेस सैपल्टन मैरिड हैं, उनकी शादी हो चुकी है या उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है. समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ मेनफोक. और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी कमरे में जिनसे लगता था कि यहाँ पर आदमी रहते हैं. सो वो सब गेस ही कर रहे थे, ये सब गेस वर्क चल रहा था. तो फ्रैम्पटन नटल खुद से भी बातें कर रहे थे और इस लड़की वेरा से भी बातें कर रहे थे. उस लड़की ने कहानी बुननी शुरू की. Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. तो उसने पता लगा लिया था कि सिस्टर 4 साल पहले चली गई थी और उसने उसी हिसाब से अपनी कहानी बुननी शुरू करी कि मेरी जो चाची थी, मेरी जो आंट थी, उनके साथ भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी करीब 3 साल पहले और शायद वो तुम्हारी सिस्टर का टाइम ही था. हर ट्रेजेडी, उनकी दुर्घटना, फ्रैम्पटन ने पूछा. तो फ्रैम्पटन को लग रहा था, समहाउ ऐसा फील हो रहा था कहीं ना कहीं कि इतनी रेस्टफुल जगह पे, इतनी शांत जगह पर ऐसे ट्रेजेडीज़, ऐसे अनहोनी होना थोड़ा अनुपयुक्त, थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता है. तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सचमुच में यहाँ पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई होगी. ही वॉज क्वाइट शॉक्ड अबाउट इट. You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी बड़ी विंडो, इतनी ओपन, इतनी दोनों साइड से पूरी खुली क्यों छोड़ रखी है, वो भी 1 अक्टूबर की दोपहर को. अब दोस्तों, अक्टूबर, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में अक्टूबर इज़ अ फेयरली कूल वेदर. लेकिन जहाँ पर ये स्टोरी सेट हुई है वहाँ पर अक्टूबर का मतलब है काफ़ी वार्म वेदर. तो जब वार्म वेदर होता है तो लोग अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखना प्रेफर करते हैं. तो इस बात पर लड़की ने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि अक्टूबर की इतनी गर्मी के माहौल में आप सोच रहे होंगे कि हमने खिड़की क्यों खोली रखी है, लेकिन उसका एक कारण है. और उसने एक बहुत बड़ी फ्रेंच विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहा जो कि लॉन में खुलती थी. इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर. फ्रैम्पटन ने इस बात को एडमिट किया कि हाँ, काफ़ी गर्मी है. बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी. लेकिन क्या इस विंडो का या उस विंडो का उस ट्रेजेडी से कोई लेना देना है. अब वेरा ने अपनी आगे की बात कही. आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. तो अब उसने बताया कि उसी खिड़की से जो आप खुली हुई देख रहे हो, करीब 3 साल पहले एक दिन मेरी आंटी के हस्बैंड और उनके 2 छोटे भाई शूटिंग करने के लिए, यानी शिकार करने के लिए चले गए थे. लेकिन उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आए. They never came back. In crossing the moor to their favorite snipe shooting ground, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. तो जब वो क्रॉस कर रहे थे, जब वो एक बहुत बड़ा दलदल क्रॉस कर रहे थे, एक अनकल्टिवेटेड लैंड, एक तरह से जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं की जाती, ऐसी दलदल वाली जगह वो क्रॉस कर रहे थे ताकि वो अपनी फेवरेट चिड़िया को पकड़ सकें, उसको शूट कर सकें. तो वो ऑल 3, वो तीनों के तीनों एक दलदल में एनगल्फ मतलब घिर गए थे और उनके साथ एक बहुत बुरा हादसा हो गया क्योंकि उस ड्रेडफुल वेट समर में, उस गीले यानी कि बरसातों के समर में वो कभी भी वापस नहीं आए. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. मतलब उस साल, उस वेट समर में हमारे साथ इतना बुरा हो गया और ऐसी जगह जहाँ पर बाकी सालों के लिए वो जगह बिल्कुल सेफ थी, लेकिन उस साल पता नहीं क्या हुआ और वो अचानक से सडनली बिना किसी वार्निंग के वो साल हमारे लिए एक बहुत ही विश्वासघाती, एक बहुत ही दुख और दिल दहलाने वाला वर्ष बन गया. उनकी बॉडी कभी भी हमें मिली नहीं. देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड. दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट. और सबसे भयानक बात यह है कि हमें उनकी बॉडीज़ कभी भी नहीं मिली. ये कहते कहते उस बच्ची की जो ज़बान थी वो लड़खड़ा गई. Here the child's voice lost its self-confident note and became falteringly human. जैसे इंसान
किसी दुख भरी बात को कहते हुए लड़खड़ा जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार वो लड़की की आवाज़ भी अपना जो शुरू में जो उसका आत्मविश्वास था वो अब खो चुकी थी और लड़खड़ाने लगी। और फिर उसने कहा, पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक सम डे, दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल दैट वाज लॉस्ट विद देम एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू डू। और मेरी बेचारी आंटी को हमेशा ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी दिन वापस ज़रूर आएंगे। वो तीनों और उनके साथ एक छोटा ब्राउन स्पैनियल। स्पैनियल एक डॉग की स्पीशी होती है जो कि उनके साथ 3 साल पहले चला गया था, खो गया था, और वो किसी भी दिन इस विंडो से अंदर आ सकते हैं जैसे वो हमेशा इस विंडो से अंदर आते थे। इसीलिए दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क। यानी शाम के समय तक ये विंडो ओपन रहती है, हर शाम खोली जाती है कि शायद कभी ना कभी वो लोग इस विंडो से वापस आ जाएं। पुअर डियर आंट, बेचारी मेरी प्यारी आंटी। शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट। और उन्होंने मुझे अक्सर बताती हैं कि कैसे वो लोग चले गए थे। उनके हस्बैंड विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, और उनके हाथ में एक सफ़ेद वाटरप्रूफ कोट, यानी कि एक तरह से वाटरप्रूफिंग जैसे रेन कोट टाइप का कोट होता है, उनके आर्म पर डला हुआ। और उनका सबसे छोटा भाई रॉनी गाता हुआ अंदर आ रहा है, बर्टी वाई डू यू बाउंड। बर्टी शायद उनका फर्स्ट नेम था, तुम क्यों बंधी हुई हो। और वो हमेशा उन्हें यही कहकर चिढ़ाता था, टीज़ करता था। और वो ऐसा इसीलिए करता था क्योंकि इस गाने से वो बहुत ज़्यादा अनॉय, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। ये गाना एकदम उनको परेशान कर देता। इट यूज टू गेट ऑन हर नर्व्स। डू यू नो, समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। और कभी कभी तो जब ऐसी शांत सन्नाटे वाली शाम होती है तो जैसे ये है, उसने आज की शाम की तरफ भी इशारा किया और कहा कि मुझे हमेशा ऐसी क्रीपी सी फीलिंग आती है, जैसे मुझे अंदर ही अंदर एक डर सा लगता है कि हो सकता है वो लोग कभी ना कभी इस विंडो से अंदर आ जाएंगे। शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर, और उसे अचानक उसे कपकपी छूट गई। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन, और फ्रैम्पटन को एक तरह से रिलीफ मिला जब उसकी बातों को कट करते हुए आंटी हड़बड़ाहट में नीचे आ गई। बसल मतलब हलचल से, एक तरह से बहुत एनर्जी के साथ, बहुत जल्दबाजी में वो नीचे उतर कर आई, कमरे में आ गई विद अ वर्ल्ड ऑफ अपॉलॉजीज फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। और आते ही उन्होंने मानो माफ़ियों का पहाड़ लगा दिया, एक बवंडर लगा दिया कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे आने में देर हो गई। और कहा कि आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि वेरा आपका ध्यान लगा रही होगी, आपको खूब एंटरटेन कर रही होगी, उन्होंने कहा। तो फ्रैम्पटन ने जवाब दिया, शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग। ये काफ़ी दिलचस्प बातें कर रही थी। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सेड मिसेस सैपल्टन ब्रिस्कली। अब मिसेस सैपल्टन को कुछ भी, शी वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ वॉट वेरा हैड नरेटेड एज अ स्टोरी टू मिस्टर नटल। वो बिल्कुल अनअवेयर थी, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वेरा अब तक उन्हें किस तरह की कहानी सुना चुकी है। और उन्होंने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे ही पूछा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये खुली विंडो को, आपको परेशानी तो नहीं हो रही होगी इससे। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई घर आते ही होंगे शूटिंग करने के बाद, शिकार करने के बाद, और वो हमेशा इसी रास्ते से वापस आते हैं। देव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस। वो दलदलों में गए हैं आज और स्नाइप की शूट के लिए गए हैं। सो दे विल मेक अ फाइन मेस ओवर माई पुअर कारपेट्स। और मेरे बेचारे कारपेट्स का वो गंदा कर देंगे, क्योंकि मार्शेस में गए हैं, दलदलों में गए हैं, और डेफिनेटली उसकी कीचड़ से मेरे बेचारे कारपेट्स ख़राब हो जाएंगे। सो लाइक यू मेन फोक इज़न्ट इट। और आप सब मेन फोक ऐसे ही होते हो, बस अंदर ऐसे ही चले आते हो और सारा कारपेट ख़राब कर देते हो। और वो खड़खड़ाती हुई ये सब बातें करती रहीं, चेयरफुली बोलती रहीं, रैटल्ड मतलब बस बोलती रहीं कंटिन्यूसली,
जैसे रैटल स्नेक होता है ना, बजता रहता है, वैसे ही वो बोलती गई और वो खुश लग रही थी। फिर उन्होंने शूटिंग की बात करी, यानी शिकार की बात करी। उन्होंने ये भी बताया कि आजकल बर्ड्स की कितनी कमी है, तो शूट करने में कितनी दिक्कत होती है। एंड विंटर में, यानी कि सर्दियों के मौसम में डक शिकार के लिए मिलना भी के बारे में भी उन्होंने बात की। लेकिन फ्रैम्पटन के लिए तो ये सब एक तरह से एक नाइटमेयर से कम नहीं था। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल। फ्रैम्पटन के लिए इट वॉज ऑल कम्प्लीटली ए नाइटमेयर। वो तो एक सोच रहा था कि ये क्या बोले जा रही हैं, ये तो पागल हो गई हैं, और बस वो चाह रहा था कि किसी और टॉपिक की तरफ ये बात को मोड़ दें, क्योंकि वेरा ने उसे ऑलरेडी बता दिया था कि ये तो रोज़ का काम है इनका, और वो तो 3 साल पहले चले गए थे, और यहाँ पर रोज़ ये खिड़की खोली जाती है और इंतज़ार किया जाता है कि 3 साल पहले जो लोग चले गए थे वो शायद आज आ जाएं। लेकिन मिसेस सैपल्टन, उनके लिए तो हस्बैंड और उनके ब्रदर सचमुच में ही आज ही गए थे और आज वो शिकार करके वापस आने वाले थे। तो इस तरह से इस स्टोरी में एक प्रैक्टिकल जोक खेला गया, एक प्रैक्टिकल जोक इनैक्ट किया गया। तो फ्रैम्पटन के लिए ये सब हॉरिबल था। ही मेड अ डेस्परेट but only partially successful effort to turn the talk onto a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. Look at such a long sentence. फिर उन्होंने कोशिश की कि मैं हताश होते हुए उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए नहीं कि मैं लेस घासली टॉपिक, घासली मतलब इतना भयानक टॉपिक चल रहा था कि मरे हुए लोगों की बात हो रही थी, और वो चाहते थे कि वो थोड़ा सा किसी अच्छे, किसी आसान, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात को टर्न कर दें। लेकिन वो कॉन्शियस थे, वो सचेत थे कि उनकी होस्टेस जो थी वो अपनी ज़्यादा अटेंशन उसे दे ही नहीं रही थी। एक फ्रैगमेंट, बहुत एक छोटा सा पार्ट दे रही थी अपनी अटेंशन का, और उनकी आइज़ मानो एकदम फिक्स थी उस ओपन विंडो पर। बस उन्हें लग रहा था किसी तरह उनके हस्बैंड और भाई आ जाएं और उस लॉन पर वो आएँ। तो उनकी आंखें कंटिन्यूसली वहाँ पर लगी हुई थी, भटक रही थी, इधर उधर देख रही थी, जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं इधर उधर भटकते रहते हैं, उसी तरह से उनकी आंखें भी कभी ओपन विंडो को देखती, कभी लॉन को देखती। It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. तो उनके लिए तो सचमुच मिस्टर नटल सोच रहे थे कि क्या संयोग है, कितना बुरी बात है, कितना बुरा संयोग है कि मैं आज ही क्यों आया, कि आज इस ट्रैजिक एनिवर्सरी की, उस ट्रेजेडी की आज एनिवर्सरी थी, मैं आज ही क्यों आया, मुझे आज नहीं आना चाहिए था। फिर फ्रैम्पटन ने कहा, The doctors agree in ordering me complete rest, an absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise. तो फ्रैम्पटन ने अपनी बात को मोड़ते हुए, अपनी बात को टर्न करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने मुझे सुझाया है कि मैं कंप्लीट रेस्ट लूँ और मैं किसी भी तरह की मेंटल प्रेशर ना लूँ, किसी भी तरह का कोई भी मेंटल एक्साइटमेंट ना लूँ, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वायलेंट हो, जो कि जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो, इस तरह का एक्सर्शन अपने ऊपर ना लूँ। तो अनाउंस कर दिया उन्होंने एक तरह से बात को घुमाने के लिए। Who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure. तो उन्हें लगता था कि अगर मैं इस तरह की अपनी फिज़िकल एलमेंट्स, अपनी बीमारी की बात दूसरे लोगों को बताऊंगा, खासकर ऐसे लोगों को जो कि कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है कि किसी की बीमारी सुनने में, किसी की परेशानियों को सुनने में, किसी की एलिमेंट्स, किसी की इन्फर्मिटीज़, किसी की निर्बलताओं में कि ये तो बड़ा बीमार है, बड़ा बेचारा है। ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनने में स्ट्रेंजर्स को बहुत मज़ा आता है। तो वो इसीलिए जानबूझकर अपनी परेशानियाँ बता रहे थे कि डॉक्टर ने तो मुझे बहुत रेस्ट करने के लिए बोला है, मैं तो बहुत बीमार हूँ, कि मैं किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं ले सकता। तो उन्हें लगता था कि एक वाइड स्प्रेड डिल्यूजन है, एक माया है, एक तरह से मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच के जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो बिल्कुल अनभिज्ञ लोग होते हैं, जो अक्वेंटेंसेस होते हैं, अपरिचित लोग होते हैं, परिचित लोग होते हैं, उनको ये सब जूसी बातें जानने में बहुत मज़ा आता है। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन अग्रीमेंट।
और जहाँ तक डाइट की बात है, उनको कुछ खास अग्रीमेंट नहीं है। मतलब वो बेसिकली वो अपनी डाइट के बारे में, अपने खाने के बारे में, अपने मेंटल प्रेशर के बारे में, अपने इलाज के बारे में सब तरह की बातें कर रहा था, ताकि मिसेस सैपल्टन का माइंड है, मिस सैपल्टन जो है वो बात को कहीं और मोड़ दें। तो फिर मिसेस सैपल्टन ने बिल्कुल अनअटेंटिव होते हुए कहा, नो, नहीं, ऐसा नहीं कहा। इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ यॉन। बहुत ज़्यादा वो लास्ट मोमेंट, वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। देन शी सडनली ब्राइटनड इनटू अलर्ट अटेंशन, बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। अचानक से मिसेस सैपल्टन की अलर्ट अटेंशन हो गई, मान लो वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो गई, लेकिन फ्रैम्पटन की बात पर नहीं, वो तो किसी और बात पर अलर्ट हो गई थी और वो चिल्लाई, हेयर दे आर एट लास्ट। ओहो, आखिरकार ये आ ही गए। चलो चाय का टाइम था, जस्ट इन टाइम फॉर टी। चलो चाय का टाइम हुआ और वो बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज। और ऐसा नहीं लगता जैसे इन्होंने मान लो कीचड़ पूरी आंखों तक लग गई हो, इतनी ज़्यादा कीचड़ में ये लथपथ हैं। तो फ्रैम्पटन तो ये सोचकर इतना ज़्यादा डर गया, वो तो कपकपाने लगा। ही शिवर्ड, वो कपकपाने लगा स्लाइटली एंड टर्न टुवर्ड्स द नीस विद अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन। और वो नीस की तरफ, उसने वेरा की तरफ देखा और ये दिखाना चाहता था कि मैं कितना सहानुभूति रखता हूँ, कि मैं समझ गया बेचारी पागल हो गई है और वो जब बस देख ही रही है और रोज़ शायद यही होता होगा, तो बेचारी, मतलब ऑल दैट सिंपैथेटिक फीलिंग केम इनटू द माइंड ऑफ फ्रैम्पटन एंड ही लुक्ड विद द सेम सिंपैथी टुवर्ड्स वेरा। तो वो लड़की यानी कि वेरा भी विंडो से बाहर देख रही थी। शी वॉज स्टेयरिंग, द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो। सो द चाइल्ड डेज्ड आउट द विंडो विद अ डेज्ड, शी स्टेयर्ड एट द विंडो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आईज। और वो दिखा रही थी फ्रैम्पटन को कि मैं कितनी ज़्यादा हॉरर में हूँ, कितनी ज़्यादा घबराई हुई हूँ। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, फ्रैम्पटन swung round in his seat and looked in the same direction. फ्रैम्पटन जो था वो शॉक में आ गया और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे हो क्या गया है। और वो अपनी सीट पर स्वंग, घूम गया और वो उसी डायरेक्शन में देखने लगा जिस डायरेक्शन में वो लड़की देख रही थी, बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ द ओपन विंडो। इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट, यानी शाम के गहरे रंग में, 3 figures were walking across the lawn towards the window. 3 आकृतियाँ, 3 लोग एक तरह से लॉन की साइड से विंडो की तरफ आ रहे थे। उन सब के हाथों में, उन सब के आर्म्स में गन्स थी। They all carried guns under their arms and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. और एक के तो कंधों पर वाइट कोट भी था जो कि एक वाटरप्रूफ जैकेट था। A tired brown spaniel kept close at their heels. और उनके पैरों के पास एक स्पैनियल भी था जो थका हुआ था। तो जिस तरह का डिस्क्रिप्शन वेरा ने मिस्टर नटल को दिया था वो आज हूबहू सच होने लगा था। तो एक्चुअली ये लोग अपने शिकार से वापस आ रहे थे, लेकिन फ्रैम्पटन नटल को लग रहा था कि आज तो ये भूत उनके सामने आ गए। सो दिस वॉज द जोक। Noiselessly they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk, I said, Bertie, why do you bound? तो बिना शोर किए वो घर के पास आए और एक कर्कश आवाज़ गाते हुए बोली, और डस्क यानी अंधेरात के अंधेरे में से आवाज़ आई, मैंने कहा बर्टी तुम बंधी हुई क्यों हो? और तो सब कुछ हूबहू सच होने लगा था। तो फ्रैम्पटन नटल सचमुच में बहुत ज़्यादा बेतहाशा डर गए और बस भागने के लिए तैयार हो गए। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैट। उन्होंने फटाफट वाइल्डली मतलब पागलपन में अपनी स्टिक उठाई, अपनी डंडी उठाई, अपना हैट उठाया और हॉल डोर की तरफ से निकल गए। ग्रेवल ड्राइव यानी कंकड़ वाली जो गाड़ी चलाने की जगह थी वहाँ से निकल गए। फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट। और इतनी हड़बड़ाहट में, बस इनकी जो इतनी
जल्दी से जो उन्होंने वापसी करी वो क्या था, फटाफट उठे, अपना स्टिक उठाई, अपना हैट उठाया, हॉल डोर की तरफ गए, ग्रेवल ड्राइव की तरफ गए, फ्रंट गेट से निकलते हुए बस बस निकल लिए. A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. और वो इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट में थे कि उन्होंने सामने से आते हुए साइकिल चालक को भी नहीं देखा, और वो साइकिल चालक बेचारा हेज में या झाड़ी थी वहाँ पर बेचारा गिर गया ताकि उन दोनों का कोलिजन, उन दोनों का टकराव ना हो जाए. इमिनेंट मतलब ऐसी चीज जिसका होना तय है. Here we are, my dear, said the bearer of white mackintosh, coming in through the window, fairly muddy but most of it's dry. तो जो वाइट कोट अपने हाथ में लिए हुए थे, बेरर मतलब जिनके पास था, वो बेसिकली उनके हस्बैंड थे. मेरे प्रिय, हम आ गए हैं, हम फेयरली मडी तो हैं, हम कीचड़ में लथपथ तो हैं, लेकिन ये सारी कीचड़ ड्राई है. Who was that who rushed out as we came up? और वो कौन था जैसे ही हम आए और वो बाहर भाग गया. मिसेस एपल्टन ने क्या कहा? अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, एक बहुत ही असामान्य व्यक्ति. अ मिस्टर नटल, एक मिस्टर नटल आए थे. He could only talk about his illnesses and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही बात किए जा रहे थे, और जैसे ही तुम लोग आए ना तो उन्होंने कोई गुड बाय किया, ना फिर कोई माफ़ी मांगी, और बस भाग गए. ऐसा लगता था मानो उन्होंने भूत देख लिया हो. वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट. अब अकॉर्डिंग टू मिसेस एपल्टन, उनको लग रहा था कि फ्रैम्पटन ने तो ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसने भूत देख लिया, जबकि अगर रियल में देखा जाए तो फ्रैम्पटन को ऐसा ही लगा कि उसने सचमुच में भूत ही देख लिया था, क्योंकि कहानी के अनुसार they were all ghosts because they had come after 3 long years. तो अब आता है वेरा का फिर से एक और क्विक स्टोरी. आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पैनियल. मुझे लगता है वो स्पैनियल को देखकर, ये डॉग को देखकर भाग खड़े हुए, और शांति से उसने जवाब दिया, क्योंकि उसने एक और कहानी इतनी देर में बुन ली थी. उसने कहा, He told me he had a horror of dogs. उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of pariah dogs and had to spend the night in the newly dug grave with the creature snarling and grinning and foaming just above him. तो उसने बताया कि उन्होंने मुझे कहा था कि एक बार उनके पीछे कुछ खुजली वाले कुत्ते पीछे पड़ गए थे, और वो कब्रिस्तान में चले गए थे. कब्रिस्तान में उनके पीछे पड़ गए थे, गंगा नदी के किनारे के पास, जहाँ पर खारिज वाले कुत्तों ने, जो कि आवारा इधर उधर फिरते रहते हैं, वो उनके पीछे पड़े. तो इसीलिए मिस्टर नटल को पूरी रात एक न्यूली डग यानी कि एक ताज़ी खुदी हुई कब्र में बितानी पड़ी, जिसमें चारों तरफ क्रीचर्स, वही डॉग्स स्नार्ल कर रहे थे, गुर्रा रहे थे और ग्रिन कर रहे थे. फोमिंग जस्ट अबव हिम मतलब जैसे ही वो बाहर आते मान लो काटने के लिए दौड़ रहे थे. तो बेसिकली उसने कहा कि कुत्तों का डर था, एक बार उनके पीछे कुत्ते पड़ गए थे, इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व. तो इसीलिए इस स्पैनियल को देखकर वो बेचारे परेशान हो गए और भाग गए. तो ये भी एक ऐसी कहानी वेरा ने बुन ली थी ताकि ये 3 व्यक्ति और मिसेस एपल्टन शांत हो जाएं. और लास्ट में आप देख सकते हैं, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी. तो यहाँ रोमांस का मतलब प्रेम लीला नहीं, यहाँ पर रोमांस का मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट करना है, मिस्ट्री लाना है, एक ऐसी कहानी बुन लेना है शॉर्ट नोटिस, छोटे से समय में, और वही उसकी स्पेशलिटी थी. इसी में वो बिल्कुल निपुण थी. तो आपने देखा किस तरह से उसने एक प्रैक्टिकल जोक फ्रैम्पटन नटल के ऊपर किया, एंड साथ साथ इन 4 लोगों को भी बेवकूफ़ बना दिया कि मिस्टर नटल ऐसे कैसे भाग गए. सो दोस्तों, दिस वॉज द स्टोरी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेसन वेरी सून. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.